चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नंबर 3। टॉपिक चल रहा है अपना एनपीओ। ओके, कल की क्लास में हम लोगों ने रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ लिया था और उस पर बेस्ड एनसीईआरटी का जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है वो सॉल्व कर लिया था। ठीक है, आज आगे की क्लास में आज हम लोग देखेंगे जो अपना सेकंड स्टेटमेंट था या जो सेकंड अकाउंट था अपना जो एनपीओ बनाता है, और वो जो सेकंड अकाउंट था उसका नाम क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हेडिंग लगाओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, चलिए तो इसमें लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज सिमिलर टू profit and loss account. It is similar to profit and loss account. Second point लिखिए, it is prepared to ascertain whether the current income are in excess of current expenditure. Of current expenses और वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट आपने पढ़ा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इट इज सिमिलर टू पीएल। किसके जैसा होता है ये? प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा होता है। सेकंड पॉइंट है, इट इज प्रिपेयर्ड टू असर्टेन वेदर द करंट इनकम आर इन एक्सेस ऑफ करंट एक्सपेंसेस, कि करंट इनकम ज्यादा है करंट एक्सपेंसेस से। वाइस वर्सा का मतलब होता है इस लाइन का जस्ट उल्टा, क्या करंट एक्सपेंसेस ज्यादा है करंट इनकम से। ओके, नंबर 3 बात। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट इसमें मेंशन होगा, इट रिवेल्स द सरप्लस और डेफिसिट। इट रिवेल द सरप्लस और डेफिसिट ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ये क्या रिवेल करता है? सरप्लस या फिर डेफिसिट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा, एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, सरप्लस कब होगा? जब इनकम ज्यादा होगी और एक्सपेंसेस कम होगा। और डेफिसिट कब होगा? जब एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे और इनकम कम होगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट लिखिए आप, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस and losses of revenue nature are recorded in its debit side। तो क्या पॉइंट है? All expenses and losses of revenue nature are recorded in its debit side। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में सभी क्या आते हैं? रेवेन्यू नेचर के जितने भी लॉस होते हैं और जो खर्चे होते हैं वो कहाँ आते हैं? डेबिट साइड में। नेक्स्ट नंबर 5 पॉइंट लिखो, ऑल इनकम्स एंड gains of revenue nature are recorded in its credit side। सभी जो इनकम और गेन्स होते हैं
वो रेवेन्यू नेचर के सभी इनकम और गेन्स जो कि कौन से नेचर के होते हैं, रेवेन्यू नेचर के, वो किस तरफ आते हैं, क्रेडिट साइड। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात बतानी है आपको, और जो लास्ट में एंड प्रोडक्ट रहता है, द एंड प्रोडक्ट, the end product of this account is surplus और डेफिसिट। एंड में या तो निकल के क्या आएगा, सरप्लस आएगा, या निकल के क्या आएगा, डेफिसिट निकल के आएगा। आपको पता होना चाहिए सरप्लस कब आएगा, जब इनकम ज्यादा होगी एक्सपेंसेस से, तभी क्या निकल के आएगा, सरप्लस। और डेफिसिट कब निकल के आएगा, जब इनकम कम होगी और एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। क्लियर है। अच्छा, एक बात यहाँ पर आपको ध्यान से समझनी थी कि दो तरीके के आपके ट्रांजेक्शन्स थे, एक था आपका रेवेन्यू नेचर का और एक था आपका कैपिटल नेचर का। तो रेवेन्यू प्लस कैपिटल ये दोनों मिलकर के किस में आ रहे थे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, बट ओनली रेवेन्यू नेचर का किस में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। मतलब कैपिटल नेचर का जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा वो आई एंड ई में नहीं आएगा। क्लियर है। तो आई एंड ई में ओनली वही ट्रांजेक्शन्स आएंगे जो कौन से नेचर के होंगे, रेवेन्यू नेचर के होंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आप ये चार्ट यहाँ पर बना लेंगे कि रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर के आर एंड पी में आएंगे और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के किस में आएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जैसे मान के चलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब अपन बनाने चलेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका डेबिट साइड हुआ, या आपका क्रेडिट साइड हुआ। ओके, डेबिट साइड में सभी क्या आ जाएंगे, बताओ जल्दी से, सभी जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस होंगे वो किस तरफ आ जाएंगे, डेबिट साइड में। और जितने भी आप लोगों के जो गेन होंगे या जो इनकम होंगी वो किस तरफ आ जाएगी, क्रेडिट साइड में। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इनकम ज्यादा होगा तो बैलेंस जो इस तरफ आएगा वो क्या आएगा, बैलेंस। देखिए इनकम इस तरफ ज्यादा होगी और एक्सपेंसेस कम होंगे तो सरप्लस आएगा कि नहीं आएगा, तो सरप्लस किस तरफ आएगा, इस तरफ। ठीक है। और एक्सपेंसेस उल्टा बोल गया मैं, माफ कीजिएगा, इसको थोड़ा सा अपन चेंज कर लेते हैं। देखो इनकम जो है इस तरफ है, अगर इनकम ज्यादा है और लॉस कम है या एक्सपेंसेस कम है तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा सरप्लस इस तरफ। ठीक है। और अगर इनकम कम है एक्सपेंसेस ज्यादा है तो जो नुकसान होगा डेफिसिट आएगा इस तरफ। क्लियर है ये छोटा सा पॉइंट। चलिए इसको लिख के नोट कीजिए। नेक्स्ट आगे देखो बात, नेक्स्ट पॉइंट पे मैं क्या बता रहा हूँ, हेडिंग लगाओ फटाफट से, फीचर ऑफ, हेडिंग लगा लीजिए, फीचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के फीचर क्या है, तो फीचर में नंबर 1 पॉइंट लिखिए, नेचर ऑफ अकाउंट। अकाउंट का नेचर क्या है, तो बेसिकली फीचर ऑफ अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट होता है। ये किस तरीके का अकाउंट होता है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरीके का था, रियल अकाउंट था। ठीक है। तो ये किस तरीके का अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। तो इसके नॉमिनल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आते हैं, सारे लॉस और एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में क्या आते हैं, गेन और इनकम, सारे गेन और इनकम। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है इसके नेचर का, इसके फीचर का। चलिए सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में लिखिए नेचर ऑफ आइटम, नेचर ऑफ आइटम्स। सेकंड पॉइंट में लिखिए नेचर ऑफ आइटम्स, तो इसमें लिखिए रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू नेचर्स आइटम। records only revenue nature items, all items of capital nature
आगे लिखो इसमें ऑल आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर आर इग्नोर्ड while preparing income and expenditure account। तो क्या समझ आया? फर्स्ट पॉइंट क्या था कि ये जो नेचर होता है इसका वो कैसा होता है? नॉमिनल अकाउंट के जैसा होता है। इसका मतलब डेबिट साइड में सभी क्या आते हैं? लॉसेस और एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में सारे क्या आते हैं? गेन और इनकम। सेकंड पॉइंट था नेचर ऑफ आइटम्स। तो नेचर ऑफ आइटम में मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया हुआ है कि रिकॉर्ड करेंगे सारे रेवेन्यू नेचर्स के आइटम्स को, क्योंकि कैपिटल नेचर के सारे आइटम्स जो हैं इसको बनाते टाइम क्या किए जाते हैं? इग्नोर किए जाते हैं। क्लियर? हाँ, जैसे अगर अपन बात करें एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझें तो एग्जाम्पल में आप देखो, सपोज कीजिए आपने कहा सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है, सेल ऑफ फर्नीचर, और दूसरी बात है प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अब समझना, सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर आपने बेचा, क्या रोज रोज फर्नीचर बेचते हैं? नहीं। तो इसका नेचर कौन सा हुआ? कैपिटल नेचर का हुआ। कौन सा नेचर का हुआ? कैपिटल। इसलिए इसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे, नॉट रिकॉर्ड। क्लियर है? या इसको आप क्या कर देंगे? इग्नोर्ड। बट प्रॉफिट और लॉस सेल ऑफ फर्नीचर, इसे हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? यस या नो? चलिए नेक्स्ट, नंबर 3 वाली बात, थर्ड पॉइंट लिखो आप, बैलेंसेस। बैलेंस, थर्ड पॉइंट में लिखो बैलेंस। नो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आर रिकॉर्डेड इन इट। तो नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस आर रिकॉर्डेड इन इट। ना तो कोई ओपनिंग बैलेंस आएगा और ना ही कोई क्लोजिंग बैलेंस आएगा इसको रिकॉर्ड में, या रिकॉर्ड करने में दोनों ही चीजें नहीं आएगी। नंबर 4 पॉइंट लिखो एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में लिखो एडजस्टमेंट आर considered while preparing it on accrual basis। accrual मतलब जो आया है उस पर बेस्ड अगर कुछ चीजें हैं तो वही इसको प्रिपेयर करते टाइम कंसिडर की जाएगी। हो गए? और 5th पॉइंट लिखिए आप। नेक्स्ट अगला पॉइंट पीरियड। पीरियड में लिखो आइटम्स आर रिकॉर्डेड ओनली करंट ईयर। जो आइटम्स है वो सिर्फ कौन से ईयर के रिकॉर्ड किए जाएंगे? करंट ईयर के। तो एक्सक्लूडेड रहेंगे या छोड़ दिए जाएंगे प्रीवियस ईयर के और नेक्स्ट ईयर के। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बात तो कैपिटल नेचर का कोई भी कंडीशन इसमें नहीं आएगा। कौन से नेचर का आएगा? करंट ईयर, रेवेन्यू नेचर का आएगा। ठीक है, और रेवेन्यू नेचर के में भी प्रीवियस ईयर का और नेक्स्ट ईयर का कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ कौन से ईयर का आएगा? करंट ईयर का आएगा। नेक्स्ट अगला 6 पॉइंट लिखो पर्पस। पर्पस में लिखो टू रिवेल सरप्लस और डेफिसिट। तो क्या रिवेल करने के लिए? सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस मतलब
एक्स्ट्रा इनकम और डेफिसिट मतलब कोई लॉस। गॉट इट? इतनी बात क्लियर है? चलें आगे। एक्रूल बेसिस, जो हमें मिला हो, मतलब ना तो कोई आउटस्टैंडिंग और ना ही कोई प्रीपेड। ओके, क्लियर? चल, जो उपार्जित किया जा चुका हो उसको बोलते हैं एक्रूल बेसिस। नेक्स्ट, अगला हेडिंग लगाओ आप। अगला हेडिंग लगाओ डिस्टिंक्शन बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, तो यहां हेडिंग लगाओ आप बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, यहां हेडिंग लगाओ आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और यहां हेडिंग लगाओ आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, और फर्स्ट पॉइंट लिखो आप इसमें फर्स्ट पॉइंट नेचर। ओके, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इट इज ए समरी ऑफ कैश बुक। किसकी समरी होती है वो? कैश बुक। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट होता है लाइक ए पीएल, लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, फर्स्ट क्लियर? सेकंड, साइट्स। सेकंड है साइट्स। तो देखो, इसके डेबिट साइड में क्या आता है? सभी रिसिप्ट आता है, और राइट साइड में क्या आता है? पेमेंट आता है। इसके डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में देखें तो इसके डेबिट साइड में सभी एक्सपेंसेस और लॉस, और इसके क्रेडिट साइड में गेन और इनकम, सभी इनकम और गेन। सेकंड पॉइंट क्लियर? थर्ड पॉइंट देखो, टाइप ऑफ अकाउंट। टाइप ऑफ अकाउंट, तो ये तो होता है रियल अकाउंट, और ये कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, 4 पॉइंट ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस, तो लिखो यस, स्टार्ट विथ ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, और यहां पर कोई भी ओपनिंग बैलेंस, नो ओपनिंग बैलेंस बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि ना तो कोई ओपनिंग बैलेंस होता है और ना ही कोई क्लोजिंग बैलेंस होता है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 5, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस तो represent the closing balance, represent the closing balance cash at hand और बैंक। आपके पास कैश हाथ में और बैंक में कितना पड़ा है, इसको रिप्रेजेंट करता है क्या? क्लोजिंग बैलेंस। और यहां पर इंडिकेट सरप्लस और डेफिसिट। ये क्या इंडिकेट करता है? सरप्लस और डेफिसिट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 6, नेचर ऑफ आइटम्स। इसमें लिखिए, नेचर ऑफ आइटम्स में लिखिए बोथ रेवेन्यू प्लस
कैपिटल। दोनों ही तरीके के जो ट्रांजेक्शन हैं या जो आइटम्स हैं वो यहाँ पर मेंशन होंगे, और यहाँ पर ओनली रेवेन्यू नेचर। ओके, नेक्स्ट 7th पॉइंट, पीरियड ऑफ ईयर। पीरियड ऑफ ईयर तो लिखिए records all receipt and payment, record all receipt and payment during the year, current, previous और next। तो ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल भर के दौरान करंट ईयर के, प्रीवियस ईयर के और नेक्स्ट ईयर के सारे जो हैं खर्चे और पेमेंट जो हैं सारे यहाँ पर मेंशन होता है, और यहाँ पर ओनली करंट ईयर। यहाँ पर ओनली सिर्फ करंट ईयर का मेंशन होगा। पॉइंट नंबर 8, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में लिखो आप नॉट कंसीडर्ड। एडजस्टमेंट यहाँ पर कंसीडर नहीं किए जाते, और यहाँ पर कंसीडर ऑन एक्रूल बेसिस। कौन से बेसिस पे कंसीडर किए जाते हैं? एक्रूल बेसिस पे। क्लियर? नेक्स्ट 9th पॉइंट लिखो, ट्रांसफर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। ट्रांसफर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस तो लिखो ट्रांसफर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस टू द नेक्स्ट ईयर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का इस साल का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ चला जाएगा? रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट, अगले साल वाले रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट में। क्लियर? और यहाँ लिखो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट ट्रांसफर्ड टू द capital fund in the balance sheet। कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसका या तो डेफिसिट या फिर जो सरप्लस है, दोनों। क्लियर है? यहाँ तक का क्लियर है क्या, ये बताओ फटाफट से। चलिए तो एक बार फटाफट से इसको देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट अगली हेडिंग लगाओ। हेडिंग लगाइए नेक्स्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या हेडिंग है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट एक बच्चा यहाँ पर पूछना चाह रहा है कि सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में? तो वो डिफरेंस में फर्स्ट पॉइंट लिखिए। अच्छा, सबसे पहले आप लिखो बेसिस। बेसिस यहाँ लिखो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहाँ लिखो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बेसिस में नंबर 1 डाल के लिखो ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य क्या है? तो टू असर्टेन सरप्लस और डेफिसिट
आपको पता होगा अच्छी तरह से सरप्लस कब आएगा, जब इनकम ज्यादा होगी एक्सपेंसेस से, और डेफिसिट कब आएगा जब एक्सपेंसेस ज्यादा होगी इनकम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे लिखो प्रॉफिट एंड लॉस में, तो टू ascertain नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, 11th में पढ़ा होगा ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो क्या आता था निकल के, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट लिखो प्रीपेड। प्रीपेड में लिखो कौन, अच्छा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन प्रिपेयर करता है, बाय एनपीओ, तो बाय एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू रेंडर सर्विसेज। क्यों करता है, सर्विसेज को रेंडर करने के लिए, प्रोवाइड कराने के लिए। और यहां लिखो बाय ट्रेडिंग कंसर्न टू अर्न प्रॉफिट, बाय ट्रेडिंग कंसर्न टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट को अर्न करने के लिए व्यवसायिक उद्देश्यों से किसको प्रिपेयर किया जाता है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस होता है जीपी या जीएल, वो कहाँ चला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इससे पता चल जाता है कि फर्म फायदे में है या नुकसान में है। तीसरी बात, थर्ड पॉइंट लिखो बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपेयर करने का बेसिस क्या है, तो लिखो मेनली ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। किसको बेस बनाया जाता है, मेनली रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को, एंड अदर इंफॉर्मेशन, एंड अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहां लिखो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसको बनाने के लिए बेस किसको बनाना पड़ता है, ट्रायल बैलेंस को, एंड अदर इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट और लास्ट फोर्थ पॉइंट लिखो बैलेंस। तो रिप्रेजेंट सरप्लस और डेफिसिट। क्या रिप्रेजेंट करता है ये, सरप्लस और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, या तो सरप्लस या फिर डेफिसिट। और यहां लिखो रिप्रेजेंट या तो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। क्लियर है ये बातें, इतनी बात क्लियर है तो बताओ फटाफट से, इतना समझ आ गया। ठीक है, कंप्लीट नोट्स बनाते चलना, सारा स्क्रीनशॉट लेते चलना, और प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हेडिंग लगाओ फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट बताते हैं आपको। चलिए तो देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ओके, ये हुआ लॉक। चलिए सबसे पहले क्या आएगा, ध्यान से देखो, टू कंज्यूमेबल मटेरियल। आपको पता है ना, कोई भी इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। ठीक है, कोई भी इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, क्लोजिंग बैलेंस इसका सरप्लस और डेफिसिट के तौर पे आता है। ठीक है, तो कंज्यूमेबल मटेरियल ये आपका क्या, अच्छा डेबिट साइड में क्या आएंगे, सारे लॉस और एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस और क्या आएंगे, लॉस। और इधर क्या आएंगे, सारी इनकम और गेन आएगा। तो टू कंज्यूमेबल मटेरियल ये आपका एक तरीके से एक्सपेंसेस होते हैं। टू ऑनरेडियम, ऑनरेडियम का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास परमानेंटली एम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है, और उसको हम डेली वेजेस के हिसाब से अपने बिजनेस या अपने एनपीओ में लेकर के आए, राइट।
जैसे हमारे टूट फूट हो गई कुछ, ठीक है, तो उसको मरम्मत करने के लिए हम कोई मजदूर लेके आए, तो वो कौन सा है, ऑनरेरियम है। मतलब इसका बेसिकली हिंदी में क्या होता है कि किराए का मजदूर, ठीक है। नेक्स्ट, टू सैलरी और वेजेस, जो कि हमें देनी पड़ती है, चुकानी पड़ती है। टू रिपेयर्स, टू एक्सपेंसेस पेड ऑन स्पेसिफिक शो एनी कल्चरल इवेंट्स, ठीक है। टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज, टू न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स, टू पोस्टेज, टू अनकीप ऑफ लॉन्स, मतलब कि लॉन्स वगैरह जो है गार्डन्स, और टू रेंट, टू म्युनिसिपल टैक्सेस, टू इंश्योरेंस, टू लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स असेट्स, क्योंकि किसी भी फिक्स असेट को बेचने से हमारे को क्या जो भी लॉस होता है वो हमारा खर्चा होता है कि हमारा ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेंसेस और लॉसेस, तो सारे लॉसेस किस तरफ आएंगे, इस तरफ आएंगे। टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स, फिक्स असेट पर जो डेप्रिसिएशन लगता है वो भी अपनी एक तरीके का लॉस होता है, तो वो भी यहाँ आ जाएगा। टू ऑडिट फीस, जो आपने पूछा था, ऑडिट फीस भी आ जाएगा। टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो जितने भी यहाँ पर आप ये जो खर्चे देख रहे हो ये कौन से नेचर के हैं, सारे रेवेन्यू नेचर के, और रेवेन्यू नेचर में भी कौन से ईयर के, करंट ईयर के, कौन से ईयर के, करंट ईयर, क्योंकि प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर का तो यहाँ मेंशन होता ही नहीं है। दूसरी बात, सब्सक्रिप्शंस, अब सब्सक्रिप्शन आपकी जो है इनकम होती है, ठीक है। ग्रांट रिसीव्ड फॉर जनरल पर्पस, देखो स्पेसिफिक पर्पस होगा तो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस जो है कैपिटल नेचर का होता है। उसके बाद टू एंट्रेंस फीस, बट कौन सी, टू द एक्सटेंट नॉट कैपिटलाइजेटेड, ठीक है, कैपिटल नेचर की नहीं होनी चाहिए। फिर है जनरल डोनेशन, बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, बाय डिविडेंड्स, बाय कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक शो एनी कल्चरल इवेंट्स, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, लोकल रेंट, क्लॉक रूम रेंट, हॉल रेंट, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ न्यूज़पेपर और मैगजीन, बाय मिसलेनियस इनकम्स। और लास्ट में, अच्छा एक बार बताइए, इधर इनकम है तो टोटल इस तरफ का यूजुअली ज्यादा होना चाहिए। अगर इस तरफ का टोटल ज्यादा होगा तो सारे खर्चों को घटाने के बाद में जो बचेगा वो क्या बचेगा, आपकी कमाई बचेगी। क्लियर, इसको क्या बोलते हो आप, सरप्लस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। क्लियर है। और अगर इन एनी केस सारे एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और आपकी इनकम कम है तो क्या होगा, डेफिसिट, क्या होगा, नुकसान होगा कि नहीं होगा, और नुकसान मतलब कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। क्लियर, फॉर्मेट समझ आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। आज की वीडियो यहीं पर अपन लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अगली क्लास में होगा आपका बैलेंस शीट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।